हम लोग तैयारी करते हैं डीएलएड की, और डीएलएड की तैयारी में ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ लेक्चर 1, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और ख़ास तौर पे मैंने उसके थ्योरी को भी बताया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर देख लेना, या मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएलएड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी करेंगे। बहुत ही गजब तरीके के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, और ख़ास तौर पे उसको पूरे डिटेल्स में। और आपको ये नहीं कि मैंने ट्रिक से बताया फिर अगला क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं होगा, यानी ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप बना पाओगे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले पहले क्वेश्चन में। ये जो पहला क्वेश्चन है ये है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख होगा। यानी कि आपके पास एक रैखिक समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि भैया इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें पूछ रहा है एक उदग्र रेखा। उदग्र रेखा का मतलब है कि बेटा ऐसा ऐसा लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उदग्र रेखा कहते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको उदग्र रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये कैसा होगा, तो एक सरल रेखा होगा। ठीक है, ये जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक सरल रेखा होना है। ठीक है, मैंने जो ग्राफ खींचा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका फिगर ये नहीं होने वाला है, इसका फिगर ऐसा होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि एक सरल रेखा होगा। और हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, एक सरल रेखा होगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ये जो आपकी संख्याएं हैं x/5, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5, 3x प्लस 5, और इसकी माध्यिका अगर 4 दिया हुआ है और ये भी बोल रहा है कि x पॉजिटिव है तो x का मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि माध्यिका निकालने के लिए अगर माध्यिका, ठीक है, अगर माध्यिका निकालने के लिए कहीं बोला गया है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा। मान लो कि 2, 6, 5, 7, मैं सिंपल तरीके से पहले इसके रूट को समझा दे रहा हूँ। 8 दिया हुआ है, तो किसी भी संख्याओं में इसका माध्यिका निकालना है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सजा देना है। तो मैं यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में सजा रहा हूँ। 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और उसके बाद 8। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर है आपके पास, बताओ टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 5 नंबर है। तो भैया इसमें एक जोड़ के 2 से भाग लगा देना, और ये कितना आ गया निकल के 3। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने थे हमारे 5, उसमें हमने क्या किया, एक जोड़ के 2 से भाग लगाया तो क्या निकल गया 3। तो तीसरे नंबर को देखना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीसरा नंबर हमारा है यही इसका माध्यिका कहलाता है। ठीक है, यही इसका क्या कहलाता है बेटा, माध्यिका। तो माध्यिका कितने के बराबर होगा, 6, यानी इस एग्जाम्पल के लिए माध्यिका हमारा 6 हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अवेलेबल है x/5 x, ठीक है, 2x/3 x/4, 2x/5 और 3x/5। ठीक है, अब आपको कहता है इसका माध्यिका दिया हुआ है और x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो सब बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है और उस संख्याओं को हम लोग किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो है, जब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहले हमारा संख्या आएगा x/5। ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। x/5 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा दूसरा क्या आएगा, x/4।
4, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब अगर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे तो हमारा आएगा x/3। फिर उसके बाद अगर हम लोग नंबर को देखेंगे तो हमारा आएगा 2x/5, और फिर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 2x/5, फिर हमारा कितना आ जाएगा 3x/5, और फिर हमारा आ जाएगा 2x/3, और फाइनली क्या आ जाएगा x। जिनको दिक्कत है भैया समझ लो ऐसे, 1/5 का मान होगा 0.2, यहाँ x/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा 0.25। भैया मैंने दशमलव के हिसाब से सोच के इसको लगाया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो कुल संख्या हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हमने बताया कि कौन सा इसका माध्यिका होगा, तो जितने नंबर है उसमें एक जोड़ के 2 से भाग लगा देना, यानी 8/2 यानी कि 4, यानी जो चौथी संख्या होगी यही इसका माध्यिका होगा। ठीक है, यानी हमारा जो माध्यिका है बेटा, इस जगह पे जो हमारा माध्यिका है वो क्या है 2x/5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2x/5 का मान कितना दिया हुआ है इसमें 4। तो काट लोगे 2, और यहाँ से 5 को उठा के उधर ले जाओगे तो 2 × 5 यानी कि 10, यानी हमारा जो ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन में वो 10 होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए क्योंकि हमने इसको डिटेल में आपको समझाया है पहले, और उसके बाद हमने इसको लिखा है। क्लियर हो गया। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर है उसमें एक ऐड करके 2 से भाग लगा देना। ठीक है, इसका एक और केस है जब वहाँ पे यहाँ पे विषम था सम होने के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, सारे वीडियो को ध्यान से देखना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा 0 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया 3√3, और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया 3p, और कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि तीनों भुजाएं की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक मूल बिंदु है, एक सबसे खतरनाक। अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मूल बिंदु के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूल बिंदु से अगर किसी भी का कोऑर्डिनेट XY है और मूल बिंदु से उसकी दूरी का रेडीमेड फार्मूला हमने अब बताया था, जो कि पूछा हुआ था आपके DLED के एग्जामिनेशन में, कि √x² + y²। तो उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मूल बिंदु से अगर C की दूरी निकालोगे यानी AC निकालोगे, और आपको पता है कि सब बराबर है, तो AC का मान किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली AB के बराबर होगा। जब A से C की दूरी निकालोगे तो √, तो सिंपली 3² + p²। और अगर आप इस साइड से निकालोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो √3² और √3²। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3² + p², 3² + √3²। यहाँ से 3² को कैंसिल आउट कर लोगे तुम, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो p² बराबर क्या निकल के आएगा, √3², और यहाँ से स्क्वायर को हटा दोगे तो फाइनली तुम्हारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, √3। प्लस माइनस में भी ले सकते हो, लेकिन हमारा ऑप्शन सी में सिर्फ प्लस है तो हम लोग √3 लेंगे। तो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे जो सबसे यूज़ किया है वो मूल बिंदु से दूरी वाले फार्मूला को यूज़ किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कोऑर्डिनेट हमारा मूल बिंदु था। आई होप आपके समझ में आ गया है। अगर मूल बिंदु नहीं होता तो हम लोग 3 इक्वेशन करके बनाते, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि जिसको आप इजी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके समीकरण से हल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में देखोगे तो 2x + 3y = 13 है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे आपका है 4x - y = 5, और इसको समीकरण 2 मान लो। और आपको इस समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से x के लिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 से और नीचे हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x
प्लस 6y इजकल टू 26। जैसा कि हमने पता है कि आपको 4 बनाना है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग किससे गुना कर लेंगे, 2 से। और नीचे आपका क्या है भाई, 4x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। ये तो समीकरण सॉल्व करने आपको आ ही रहा होगा, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे काटोगे तो क्या हो जाएगा 7y, यहाँ पे घटाओगे तो 21, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो y का मान 3 आ गया। अब इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, और 1 में रख देंगे तो यहाँ पे 2x है, और y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे, तो 3 तिया 9 बराबर क्या हो जाएगा 13। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से x का मान 2, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा, x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, तो हमारा कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 3। तो हमारा जो आंसर है वो आपका क्या है बेटा 2 3। तो एकदम बिल्कुल जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ था है नहीं, आपको सब समीकरण को सॉल्व करना था। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही गजब है, ये क्वेश्चन बहुत गजब है भैया, यहाँ ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 10 टू अल्फा बराबर दे दिया आपको 3/4, और कह रहा भाई आप इसका क्या करो, सॉरी, आप क्या करो, हाँ, आप क्या करो 10 अल्फा निकालो। भैया देखो यहाँ पे मैं बहुत ही कमाल का चीज़ यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना भाई। हमारे पास 10 टू अल्फा है, तो आप क्या करना, एंगल वेंगल के फेर में मत रहना फिराक में, तो भैया क्या होगा कि वहाँ पे ही घूमते रह जाओगे। यहाँ से p/b है, आपको पता है कि अगर p का मान 3 है और b का मान 4 है, तो h का मान √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, जहाँ से इसका मान 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना भाई, यहाँ पे साइन 2 अल्फा निकाल लेना, ठीक है। और साइन का फार्मूला क्या होता है, एंगल 2 अल्फा ही लिया है मैंने अभी तक 2 अल्फा लिया है, यहाँ अल्फा नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2 अल्फा, यहाँ ध्यान देना 2 अल्फा यूज़ कर रहा हूँ, तो 3/5 आएगा। और फिर आप cos 2 अल्फा भी निकाल लेना, जो आपका 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक जो फार्मूला यूज करने वाले हैं, घातक फार्मूला है भाई, 10 अल्फा का साइन 2 अल्फा बटे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलने वाला भैया, ये फार्मूला मैं आपको बस यहाँ दे रहा हूँ। कितने भी वीडियो देख लोगे भैया, इस फार्मूला को यूज़ करके नहीं बनाएगा, वो बहुत ही लंबे तरीके से बताया, ये ट्रिक बस मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो बेटा वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और ध्यान रखना मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पे आप साइन 2 अल्फा का मान आपका निकला हुआ था 3/5, और 1 प्लस यहाँ आ गया 4/5। अब भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, तो 3/5, और नीचे में आपका ऊपर वाला 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ फाइनली 1/3 आंसर आ जाएगा। और आप देख लो ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन है। ध्यान रखना, हो सकता था आपको साइन अल्फा भी पूछ दे, हो सकता था कॉस अल्फा, तो उसी हिसाब से हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का एक फ़ायदा क्या होता है कि आप हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, समय कम है आपके पास, तो आप चाहते हो कि मैक्सिमम तैयारी कर सके। तो भैया इसलिए ऐसा किया गया है कि सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहे। और फिर मैंने क्या किया, डिटेल वीडियो भी अलग अलग टॉपिक के लिए बनाना शुरू किया है, जिसमें मैं एक एक नंबर सिस्टम से लेके सारे टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1। तो आप उस वीडियो को भी देखना, लेकिन अभी चूँकि समय कम है तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ़ायदा ले सकते हो। अब आइए, अब कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में आपको पता ही होगा कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और समचतुर्भुज का एक विकर्ण का मान कितना दिया बेटा, 24 dm, ठीक है। और एक दूसरे विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 10 dm, ठीक है। तो एक 24 है, एक 10 है। आपको एक बात तो पता है
अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को कितना क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर एक फिगर को आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ चूंकि 24 है तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 डीएम। और यहाँ चूंकि कितना है बेटा, 10 है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 डीएम। एक बात और कि समचतुर्भुज के जो समचतुर एक फिगर और बना देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आएगा कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री होगा। तो चूंकि इस 90 डिग्री हो जाएगा, इसका नाम ओ दे दें। तो आप देख रहे हो कि इन ट्रायंगल ओ ए बी ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये काम करेगा आपको हाइपोटेनियस एच की तरह। ठीक है, तो एच का फार्मूला क्या होता है बेटा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 144 प्लस 25, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका रूट अंडर 169 यानी कि 13 टीएम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया। पहला कि समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। दूसरा कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो हमारे पास एक भुजा जो है, जिस भुजा को हमने बोला है, तो एक भुजा की लंबाई कितना निकल के आ गई है, 13 डीएम। ठीक है, अब आइए, अब कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डीएम और 10 डीएम है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा, और आपको पता है कि परिमाप का मतलब होता है टोटली बाहरी लेंथ। तो चूंकि भुजा है, यानी इसका फार्मूला भी अगर आपको बता दें कि 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने 13 डीएम तो यहाँ पे आ जाएगा 52 डीएम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, सी यानी 52 डीएम। तो आई होप कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो फटाफट अगर आपको सॉल्व करना है तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, यानी मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया कि आधा कर लेना है, रूट अंडर कर देना है, जितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मान लो, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, फटाफट बन जाएगा भैया। मैंने पूरे प्रोसेस में समझा दिया कि अगर आपको फार्मूला भूल जाओ तो इस कॉन्सेप्ट को याद करके पूरा बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अब कहता है 5, 15, 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त का अनुपात कह रहा है। ठीक है, तो आइए कुछ नहीं करते, हम लोग सिंपल सा फंडा यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, 5, 15 और 20, ये 3 है, यही है ना। सिंपल तरीके से इसका लॉसो निकालते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, एक बार में, 3 बार में और 4 बार में। अब ये सारे के सारे आपके जो हैं अलग अलग नंबर्स हैं, ये कट के कुछ अलग आने वाले नहीं है। तो भैया लॉसो निकालने का तरीका तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भैया लॉसो कैसे निकालते हैं लॉसो, यानी कि 5 गुने 3 गुने 4, ये हो गया हमारा लॉसो। लेकिन मौसो कैसे निकालोगे भैया, देखो यहाँ पे इस साइड में जो मिलेगा ना यही इसका मौसो होता है। अगर 2 होता ना, दोनों को गुना कर देते, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 ही रहने दिए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 बार कटेगा तो जो वहाँ इस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से जो होगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से जो होगा उसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो यहाँ पे सिंपली इसका मौसम कितना हो गया, 5। अब अगर इसका अनुपात कह रहा है तो भैया भाग लगाना है, काटोगे तो चरतिया 12:1, यानी कि डी ऑप्शन। समझ में आ गया क्या करना है, लॉसो निकालना है और जो लेफ्ट साइड से होगा वो उसका मौसो होगा। अगर 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है, इनमें से सभी
संचयी बराबरता सारणी से आप माध्य भी निकाल सकते हो, माध्यिका भी निकाल सकते हो और बहुलक भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो इनमें से सभी होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है, और कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, यानी ए का मान 2 टू द पावर क्यू इंटू 3, बी का मान 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, सी का मान 3 इंटू 5 टू द पावर एन है, और तीनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है 2 टू द पावर 3, 3 टू 2 और 5। तो कह रहा है कि अगर ये है तो एन का मान क्या होगा। तो भैया कुछ मत करो, ए को लिखो पहले, यहाँ पहले ए को लिखो 2 टू दी पावर क्यू इंटू 3। चलो बी को लिखो 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5, और चलो सी को लिखो 3 इंटू 5 टू दी पावर एन। सही है। अब अगर तीनों का एलसीएम, भैया देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है एलसीएम निकालने का, कि आप क्या करोगे, सबसे हाईएस्ट पावर वाले को लिखते जाओगे, वही उसका एलसीएम होगा। तो ध्यान से देखो, 2 में इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 टू दी पावर क्यू होगा, 3 में इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 टू दी पावर 2 होगा, और 5 में इसका हाईएस्ट पावर एन है तो क्या होगा, 5 टू दी पावर एन होगा। सिंपल सा तरीका। अगर प्राइम फैक्टर लिखा है आपने तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसी को लिख दो, वही उस तीनों, वही जो मल्टीपल के रूप में आएगा वही उसका एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ ये देख लो भाई, ये तो हमने एलसीएम निकाला है। क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है 2 टू दी पावर क्यू 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर क्यू इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5। तो अब 2 के अगर बेस का पावर चेक करोगे तो 2 के बेस का पावर 3 है, यहाँ भी 2 के बेस का पावर 3 है, यहाँ भी 3 के बेस का पावर 2 है, यहाँ भी 3 के बेस का पावर 2 है, यहाँ पे 5 के बेस का पावर n है, और यहाँ पे 5 के बेस का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि जो n का मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1, यानी n का वैल्यू 1 होगा, और आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है भैया, एकदम धमाकेदार तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस को समझना। ध्यान रखना कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर ढूंढ के उसका लिख देना, वही टर्म आने वाला उसके एलसीएम में। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो आपको कह रहा है कि त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप है। यहाँ पे त्रिज्यखंड होना चाहिए, वो त्रिज्याखंड लिखा हुआ है। तो भैया सबसे पहले समझ लो, फिगर समझ लो तुम, कि अगर ऐसा कोई वृत्त के अंदर एक टुकड़ा बना हुआ है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, ये लंबाई मान लो कि कुछ है तो इस लंबाई का नाम हम लोग एल दे देते हैं। तो ये जो आपका ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ पे त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब अगर इसकी परिमाप निकालने के लिए कह रहा है, किसकी परिमाप, एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, परिमाप, किसकी परिमाप भाई, त्रिज्य खंड, त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2πr प्लस 2r। ये सिंपल सा फार्मूला यूज करने वाले हम लोग त्रिज्यखंड के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री दे दिया, 60 डिग्री, और त्रिज्या का मान दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला में यूज करेंगे इसको, थीटा के जगह डाल देंगे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 2 गुने पाई, पाई का मान क्या रख देंगे 22/7, और त्रिज्या का मान रख देंगे 10.5 प्लस 2 गुने फिर से त्रिज्या का मान रख देंगे 10.5। ठीक है, ये हमने त्रिज्या का मान यहाँ पे दोनों जगह रखा है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे भाई, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 जमा इसका एक दशमलव उड़ा लोगे तो यहाँ बटे में कितना हो जाएगा भाई, 10। अब यहाँ से काटोगे तो भैया कितने बार में कटेगा, 5, 5 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 21,
ठीक है, यहाँ से 2 से काटोगे 7 या 21, और यहाँ से आप क्या करोगे 7 से 7 को काट दोगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब कैलकुलेशन तो तुम कर ही पाओगे। 11 प्लस और यहाँ पे 10.5 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 21, और 11 21 कितना हो जाएगा भैया 32। यानी कि यहाँ पे जो आपका त्रिज्यखंड का जो आने वाला है 32। क्लियर हो गया। आपको ये फार्मूला याद रखना है भाई, कैलकुलेशन तो आप थोड़ा कर लेना फास्ट। और ये त्रिज्यखंड के परिमाप का फार्मूला हो गया थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 2 पा इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बिंदु 2√3 और -2√3 किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी क्वाड्रंट में किसी भी प्रथम पाद, द्वितीय पाद या तृतीय पाद कह सकते हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकेंड वाला हो, थर्ड वाला हो और फोर्थ वाला हो, डायरेक्ट कैसे पता करोगे। तो फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेट को 2√3 और -2√3, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी चतुर्थ पाद में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो भैया। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है आपके सिलेबस में, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डीएलएड में नहीं पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि एकदम सिंपल सिंपल बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो मैं बता दूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 d2 का मतलब पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। d1 का मतलब पहला विकर्ण और d2 का मतलब दूसरा विकर्ण। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर 1/2 इंटू d1 d2 को इस साइड में लिख लो, और आपको यहाँ पे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और देख लो, एक विकर्ण जो दिया है, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण कितना है 16 गुने d2, यूनिट को हम लोग बाद में देख लेंगे, 240। अब यहाँ से काटोगे तो 8 बार में, और 8 को काटोगे तो यहाँ 30 बार में, यानी कि d2 इजकल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी है। बिल्कुल देखो भैया, इजी क्वेश्चन है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। और हमने आपको बता दिया है, प्रॉमिस किया कि टॉपिक वाइज भी आपका डिस्कशन होगा सब कुछ, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा, तो इसका मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन से साइन काट देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा √3 बटे कॉस थीटा बराबर 2। अब आप क्या करो, कोना कोनी गुना करोगे तो 2 कॉस थीटा बराबर √3। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है। और कॉस थीटा कितने का मान होता है √3/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। यही आपका निकल के आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, √3/2 तो 30 का मान होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। एक फार्मूला भी यहाँ सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह बता रहा हूँ, यानी कि 1/2 का स्क्वायर
और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 1/4 माइनस 3/4 यानी कि 4, 1 में से 3 गया तो माइनस, तो काटोगे तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। जो कमज़ोर बच्चा भी है अगर वो भी चाह रहा है कि मैं तैयारी करूँ तो वो बच्चा भी इसकी तैयारी कर सकता है। अगर वीडियो को अगर लग रहा है कि एक बार में देखने के बाद पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो भैया इसको फिर से रिपीट करके देख लेना और आप उसको नोट भी कर लेना, जिससे आपको आगे चल के भी दिक्कत ना हो। आ गया भैया गजब का क्वेश्चन, ये है हमारा गजब का क्वेश्चन। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग आयत में लगाएंगे और आयत के किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे। यहाँ पे तो देख लो भाई, आयत के क्वेश्चन में ये बहुत ही गजब का चीज़ बता रहा हूँ मैं, एकदम गजब का। अगर मान लो कि आयत का लंबाई l दे दिया और चौड़ाई b दे दिया, ठीक, लंबाई l और चौड़ाई b। अब कह रहा है कि लंबाई हमने x% बढ़ा दिया और चौड़ाई y% बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से जब लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये आपको पूछ रहा है। यानी कि लंबाई में x% की वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में y% का वृद्धि किया गया, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अच्छा, कमी भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वृद्धि ही कर सकता है, कमी मतलब एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, मतलब कमी बढ़ी कुछ भी कर सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता है। ध्यान यही रखना, ज़्यादा करेगा तो प्लस का यूज़ करना और कम का यूज़ करेगा तो वहाँ माइनस यूज़ करना बस। अगर x% बढ़ा रहा है तो प्लस x, और अगर y% घटा रहा है तो -y, यानी प्लस की जगह खाली माइनस लिख देना, फार्मूला वही काम करेगा। तो आयत के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा इसका रेडीमेड फार्मूला है x+y+xy/100। ये है रेडीमेड फार्मूला, इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आ जाइए एक इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत के प्रत्येक आयाम का मतलब क्या हो रहा है, लंबाई भी और चौड़ाई भी में 100% की वृद्धि की जाती है। यानी कि लंबाई भी 100% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई भी 100% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात होगा। यानी क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी वो ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, x का जगह भी 100, y के जगह भी 100, x के जगह भी 100, y के जगह भी 100, बटे में भी कितना 100, ये इससे कट गया, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, 100 को 3 बार जमा करेंगे 300, यानी 300% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। एकदम भैया एकदम झनाकेदार क्वेश्चन है भैया, मतलब वृद्धि में प्लस और अगर घटा होगा तो माइनस कर देना है, एकदम बन जाएगा गजब तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सर्दी हुआ पड़ा है तो हो सकता है वो साउंड भी आपको मिल रहा हो, बाकी क्या करें। टेन थीटा का मान बेटा कितना दिया हुआ है, 3/4, और मान किसका निकालना है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेगा भैया, सामान्य तरीके से बनाओगे तो टेन थीटा में वही पीवीएच करोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। ध्यान रखना कि टेन थीटा है ऊपर साइन कॉस के फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट क्या करना कि अंश तथा हर में कॉस से भाग लगा देना। ठीक है, यानी कि अंश और हर में लिख नहीं रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि भैया उतना समय नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। यानी कि अंश में भी कॉस से भाग लगा देना, जो कि 10th क्लास में आप करे ही होगे। 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मैं तो डायरेक्ट काट के लिख सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक तरह के बच्चे हमारे क्लास में। ठीक है, यहाँ कॉस से कॉस कट गया। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा 4 टेन थीटा -1, और नीचे वाला फार्मूला हो जाएगा 4 टेन थीटा +1। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं इस साइड से लिख रहा हूँ। ठीक है, और टेन थीटा का मान आपके पास 3/4 उपलब्ध है, यहाँ पे डाल दोगे मान, तो 4 गुने 3/4 -1 बटे 4 गुने 3/4 +1।
समझ में आ रहा है कि 4 का फेरा यहाँ लगा हुआ है, 4 से 4, 4 से 4 कटा, 3 में से 1 गया तो 2 और 3 1 4, यहाँ से कैंसिल करोगे 1/2 इज द राइट आंसर। एकदम एकदम देखो भैया 1/2 बी ऑप्शन आपका सही है। एकदम इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि एकदम आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आसानी से आपका ये बन जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, आ जाइए भैया, ये रहा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि व्यंजक 4x माइनस 3y का भुज, बता दूं मैं, भुज का मतलब x होता है, मतलब x निर्देशांक को भुज कहते हैं, और कोटि का मतलब y होता है, ठीक है, कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यहाँ रहा एक सबसे कमाल का, मैं बता देता हूँ। प्रथम 5, 5 ही नहीं, मैं तो n लिख देता हूँ, n प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। इसका फार्मूला होता है n+1/2, प्रथम 5 या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से फिर से इसको देखोगे, n प्राकृत संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि व्यंजक 4x माइनस 3y का भुज के बारे में बता रहा है कि ये जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, यानी x का जो मान है ये प्रथम 5, यानी x का यहाँ पे 5 प्राकृत लेना है, तो n के जगह 5 डालोगे तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n के जगह हमने 5 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे कितने प्राकृत संख्याओं के बारे में बता रहा है, 5 प्राकृत संख्याओं के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकल गया, किस फॉर्मूला से निकाला हमने, n+1/2 के फॉर्मूला से हमने निकाला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब आ जाइए, अब कह रहा है, फिर से आइए, तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्यिका हो, माध्यिका के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यिका हो, यहाँ पे अब पूर्ण संख्या लेना है, यानी जो है y जो दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यिका, ठीक है। और माध्यिका निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, माध्यिका निकालने के लिए हमने बताया था कि सारी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में ले लेना है। तो पूर्ण संख्या कह रहा है, तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, और 5 कह रहा है तो 5 तो हो गया। तो आपको पता है कि अगर 5 है तो हमने क्या बताया था, किस संख्या का चुनाव करना है, मैंने पहले बता दिया कि जितना होगा n+1/2 संख्या का, यानी 5 है तो 5 + 1/2 यानी कि तीसरे संख्या का चुनाव करना है। तो तीसरा संख्या हमारा क्या है, 2, यानी कि इसका जो माध्यिका आएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्यिका वो कितना आएगा, 2, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2। अब कह रहा है ऐसा है तो दिए गए व्यंजक का हल करने का प्राप्त मान होगा, यानी हल करने पर प्राप्त मान आएगा। और कौन सा व्यंजक हमारे पास उपलब्ध है, तो हमारे पास उपलब्ध है 4x माइनस 3y। तो आप क्या करोगे, x के जगह 3 डाल दोगे और y के जगह 2 डाल दोगे, तो 4×12 - 6 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। एकदम देखो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला दिया, माध्य के कॉन्सेप्ट को भी मिला दिया और माध्यिका के कॉन्सेप्ट को मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये तो आपका बिल्कुल मतलब आँख मूंद के इस ऑप्शन को मारना है। अनगिनत हल कह रहे हैं भैया, अनगिनत हल आपको बताया गया, मैंने बताया था वीडियो में, अगर नहीं तो पहले वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा मिल जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अनगिनत हल होने पर समीकरण निकाय कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, आश्रित, यानी ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित निकाय कहते हैं।
चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी गर्दा क्वेश्चन है, गर्दा भैया, गर्दा क्वेश्चन है। अब आपको कह रहा है भैया 64/455, 3/160, 17/105 और 15/85। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शीत है। शीत का मतलब शांत। शीत का मतलब क्या है बेटा? शांत दशमलव, यानी कि कट के पूरा दशमलव में कट जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए भैया ट्रिक बताता हूँ मैं। इसका सिंपल सा एक ही ट्रिक है कि सबसे पहले उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में आना चाहिए, यानी अंश और हर में कुछ कटने वाला नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद क्या करो बेटा, हर का जो है गुणनखंड सबका करो, और गुणनखंड करने से ही पता चलेगा। और ट्रिक क्या है कि जिसके गुणनखंड में 2 का पावर कुछ इंटू 5 का पावर कुछ, या तो 2 का पावर कुछ आ जाए, सिर्फ 2 ही रहे उसके अंदर, या 5 का पावर कुछ, सिर्फ 5 का पावर ही रहे और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा, यानी 2 प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों भी हो तो चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी होगा तो वो बिल्कुल शांत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 455 में हम लोग भाग लगाते हैं 5 से। ठीक है, 455 में हम लोग किससे भाग लगाएंगे भैया? 5 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 91। और फिर 7 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13। और जैसे इसमें 7 और 13 इसके फैक्टर में आ गया, मतलब ये शांत नहीं है। 160 में आप भाग लगाओगे 2 से, 80, फिर यहाँ से 2 से लगाओगे 40, फिर यहाँ 2 से लगाओगे 20, फिर इसको 2 से लगाओगे, ठीक है 10, फिर 2 से लगाओगे 5। तो इसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही है, इसका मतलब यही शांत है। और आपको बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है, यानी यही सिर्फ शांत है। अगर आप देखना चाहते हो तो बाकी को भी भाग ला के देखना, मतलब 2 5 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 या 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर मिलेगा तो वो बिल्कुल शांत नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो थोड़ा सा एकदम गजब क्वेश्चन है भैया, ज्योमेट्री का, एकदम बच्चा तुरंत बन जाएगा भैया। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नांकित आकृति में ए सी क्यू आर के पैरेलल है। ये जो आपका ए सी है ना, ये किसके पैरेलल है? क्यू आर के समानांतर है। तो वाई कोण कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देख लो भाई, 120 अगर है तो लीनियर पेयर से अगर इसको निकालोगे तो कितना निकलेगा? 60 लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 120 और 60 180 हो जाएगा। और आपको पता है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो y का मान भी कितना होगा? 60, यानी ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका मान निकल गया 60, जो कि ऑप्शन बी है। एकदम झटके में बना देना इस क्वेश्चन में। हमने 2 लीनियर पेयर का भी प्रयोग किया और संगत कोण का भी प्रयोग किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या। तो 2 प्रतिच्छेदी है, मतलब काट रहा है, तो कितने जगह पे काटेगा 2 प्रतिच्छेदी रेखा? सिर्फ एक जगह पे काटेगा, यानी इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। मतलब 2 प्रतिच्छेदी रेखा का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, क्यों कटेगा तो एक ही जगह, और जहाँ कटेगा वही बिंदु इसका क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। ये सब तो बस वन लाइनर क्वेश्चन है। और इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो हमने आपके डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस को देखना चाह रहे हैं, तो भैया इस पूरे वीडियो को एक लाइन से देखिएगा, सही ढंग से देखिएगा, और उसको कॉपी पे नोट भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।